मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग से मेघ आए कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कविता पढ़ाने से पहले मैं संक्षिप्त परिचय उनका देना चाहता हूं तुम्हें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह क्वींस कॉलेज बनारस गए और वहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण किए। इसके बाद कुछ दिनों तक अध्यापन का काम किए। सन 1965 ईस्वी में दिनमान साप्ताहिक मासिक पत्रिका के उप संपादक के पद को सुशोभित किया। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिली, जिसका उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक वहन किया। इनकी कविता को लोगों ने सराहा और प्रशंसा की। इनकी प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इत्यादि हैं। काव्य संग्रह में पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल तथा उपन्यास बकरी, नाटक तथा लड़ाई इत्यादि हैं। सक्सेना जी एक सफल तथा विख्यात नई कविता के कवि कहलाते हैं। इनका निधन सन 1983 ईस्वी में आकस्मिक हुआ था। साहित्य में वह स्थान आज भी रिक्त है। तो अब मैं तुम सभी को सक्सेना जी की रचित कविता मेघ आए पढ़ने जा रहा हूँ और इसका अर्थ भी बताऊंगा। कविता ध्यान से सुनो। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर के, मेघ आए बंठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूघट सरखाए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पैराग्राफ नीचे का देखो ठीक से। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी, परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अंतिम पैराग्राफ की पंक्तियाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के असुढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो सक्सेना जी की ये कविता तुम्हें अच्छी लगी होगी। अब मैं इन पंक्तियों के कुछ शब्दों के अर्थ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से उन शब्दों को देखो और उसके अर्थ को भी लिखते रहना। बन ठन के का अर्थ है सज धज के। बयार माने हवा होती है। पाहुन का अर्थ होता है अतिथि या मेहमान। झुक झांकने लगे का अर्थ होता है छुप कर के देखना। उचकाए ऊपर उठाकर।
बाकी चितवन, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि। ठिठकी, ठिठकी का अर्थ होता है रुक कर। सरकए, सरकहे का मतलब होता है सरका कर। जुहार की, ध्यान देना, जुहार की, जुहार की का मतलब होता है आदर और सम्मान के साथ शीश झुकाकर प्रणाम करना। जुहार की मतलब आदर और सत्कार के साथ शीश झुकाकर प्रणाम करना। सुधी, सुधी याद करना। लिन्ही लेना। अकुलाई, अकुलाई का अर्थ है व्याकुल होकर। ओट, ओट का अर्थ है आहट या आड़। किवाड़, किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा। हर्षाया, हर्षित होकर या खुशी से। ताल, तालाब। परात, परात का अर्थ होता है छिछला बड़ा बर्तन, छिछला बड़ा बर्तन। क्षितिज, क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं। फिर से देख लो, क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हों। दामनी, बिजली। दमकी, चमकी। क्षमा, क्षमा माफ करना। भरम, भ्रम। अश्रु, आंसू। बंठन के, सज धज के। तो यह तुम्हारा जो है, यह सामान्य कुछ शब्दों के अर्थ थे। अब मैं तुम्हें इस कविता का भावार्थ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। मेघ आए बंठन के संवर के। कवि वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ है। कवि वर्षा ऋतु के सौंदर्य का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए कहता है कि आज मेघ बादल बड़े सज धज के और संवर के धरती पे आ रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे बंठन के और संवर के का मतलब यह हुआ कि बरसों बाद बारिश या बरसात का मौसम आता है, बारिश होने वाली है, बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ घटाएं घिरी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो उन बादलों में पूर्ण रूप से जल भरा हुआ हो। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कहने का तात्पर्य यह है कि मेघों के आने के सम्मान में, उसके खुशी में हवाएं बहने लगी। हवाएं इस समय शीतल तथा सुगंधित हैं, वह बड़ी प्रसन्न दिखाई देती हैं और बहती हुई आगे बढ़ती हैं, जिसके प्रभाव से घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। ऐसा लगता है गली गली के दरवाजे और खिड़कियां मेघों का स्वागत करने के लिए, मेघों को देखने के लिए अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल करके आगे बढ़ रहे हों। पाहुन जो आए हों गांव में शहर। ध्यान देना, कवि इस कविता में मानवीकरण अलंकार को प्रस्तुत किया है। मानवीकरण का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को
या किसी बात को मानव के रूप में दर्शाते हैं, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पे मेघ मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार से एक मेहमान गांव में आता है, उसका सम्मान किया जाता है, सम्मानित होता है, उसी प्रकार से आज मेघ धरती पे आने वाले हैं और वह एक सम्मानित अतिथि के रूप में हैं, इसलिए उनका स्वागत प्रकृति के द्वारा की जाती है। तो कैसे हैं, आगे मैं बता रहा हूँ। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आज बादल धरती पर बड़े ही सज धज करके संवर करके आ रहे हैं। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। जिस प्रकार से अतिथि के आने पर घर का सम्मानित व्यक्ति उसका आगवानी करने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके अभिवादन करने से, घर के सम्मानित व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति के अभिवादन करने से मान लिया जाता है कि घर के सभी व्यक्ति उस अतिथि का अभिवादन कर रहे हैं। इस तरह से पेड़ झुक करके अपने गर्दन को उठा करके देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, अतिथि के आने की सूचना को पा करके जिस प्रकार से गांव के नायिकाएं प्रसन्न हो जाती हैं, उनके पैर उठने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से धूल रूपी नायिका, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, धूल रूपी नायिका अपने घाघरे को उठा करके भागने लगी है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूघट सरकाए। यहाँ पे नदी को भी एक नायिका के रूप में दिया गया है। नदी अपने घूघट को सरका करके, ठिठकी ठहर करके, चिपक करके उस मेघ रूपी अतिथि को देखने के लिए अपनी दृष्टि गड़ाई हुई है। मेघ आए बड़े बंठन करके संवर के, क्योंकि आज धरती पर मेघ रूपी अतिथि सज धज करके पूरे जोर शोर से वर्षा के जल को लेकर के उतरने वाले हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अभी जैसा कि जस्ट पहले मैंने थोड़ा सा बताया कि घर के सम्मानित व्यक्तियों के सम्मान कर देने से घर के सभी लोगों का सम्मान स्वीकार कर लिया जाता है, उसी प्रकार से बूढ़े पीपल ने, बूढ़ा पीपल यहाँ पे कहने का तात्पर्य है बूढ़ा पीपल पेड़ों के झुंडों का सबसे पुराना या सबसे बड़ा सम्मानित वृक्ष माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बूढ़े पीपल को दिया है। मानो बूढ़ा पीपल आगे बढ़ कर के शीश झुका करके उसका सम्मान करता है, उसे प्रणाम करता है। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार के। बादलों के आने से लता जो कि व्याकुल हैं, वर्षों से उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिला हुआ है, वह अकुलाई हुई हैं, वह भी दरवाजे के ओठ से उसे देखती हुई कहती हैं, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार के, बोल उठती हैं, क्या बरस बाद सुधी लीनी, आपने तो मुझे भूल ही गया था जो आज बरसों बाद मेरी याद की। जिस प्रकार से नायिका अपने नायक के विरह में उलाहना देता है और उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि आप हमें भूल गए हों, उसी प्रकार से लताएं भी बादल रूपी मेहमान को उलाहना देते हुए कहती हैं, एक बरस के बाद पूरे आपने दिखाई दिया हम लोगों को। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। बादलों के आने से ताल तलैया सभी भर गए हैं, मानो पूरा तालाब एक परात का रूप धारण कर लिया हो और उन बादलों का स्वागत करने के लिए, बादलों के पैर को धोने के लिए पूरा पानी भर करके लाया हो। यहाँ पे भी वही मानवीकरण है। जिस प्रकार से अतिथि के आने पर
घर की औरतें परात भर पानी लाती हैं, उसमें पैद होकर के उन्हें पोंछ करके अपने को सम्मानित समझती हैं, अपने को उनका दास समझती हैं, अपने को भाग्यवान या भाग्यवती समझती हैं। ठीक उसी प्रकार से तालाब उन मेघों के पैरों को धोने के लिए अपने को भर लिए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, ऐसा लगता है जैसे मेघ बंठन करके सज धज करके संवर करके धरती पे आए हुए हैं। आगे देखो, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के असुधर के, मेघ आए बड़े बंठन करके संवर के। क्षितिज अटारी, अब क्षितिज अटारी नीचे से ऊपर तक अर्थात धरती से लेकर के आसमान तक मेघ का जल झरझर 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 करके गिर रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे नायक और नायिका दोनों का मिलन हो, नायक और नायिका दोनों का मिलन हो, नायिका और नायक दोनों के मिलन में जब खुशियों के आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है कि वह अपनी बातों को उन्हीं में व्यक्त करते हैं कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार से मेघों के आने से, मेघों में जो बादल अपने अंदर वर्षा के जल लाए हैं, धरती पर गिर रहे हैं झरझर झरझर करके, मानो वह उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वह उनके आंसू वर्षा के खुशी के आंसू हों। इस तरह से उन्होंने उसके भ्रम को तोड़ दिया कि वे बादल उन्हें भूले नहीं हैं। किन्हें नहीं भूले हैं? लताओं को, नदियों को, ताल तलैया को इत्यादि पेड़ जितने भी प्रकृति के उपादान हैं वह किसी को भी भूले हुए नहीं हैं। इस तरह से मेघ आए बंठन के सवर के, वह उनके उन सभी उलाहनों को दूर करता है। कैसे करता है? अपने साथ लाए हुए वर्षा के जल को धरती पे गिरा करके, धरती को पूरा हरा भरा करके मानो उनके उलाहने को बंद कर देता है और यह संकेत करता है कि वह उन्हें भूला नहीं है। और इस तरह से उन दोनों के भ्रम टूट जाते हैं, क्योंकि आज मेघ अपने साथ वर्षा के जल को ला करके धरती को हरा भरा बना दिया। तो इस तरह से इस मेघ आए कविता का भावार्थ तुम्हें मैंने बताया। अब ये ध्यान देना तुम लोग कि तुम लोगों का जो परीक्षा होने वाला है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है, वह 4 नवंबर से है। 4 नवंबर से है मीन्स हिंदी का 4 नवंबर को है। तो तुम लोग इसको ध्यान से सीरियस होकर के थोड़ा पढ़ना। इसमें से शब्दार्थ भी आ सकते हैं, तुमको छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इधर पीछे भी जो देख रहे हो जितने भी लेसन हैं तुम्हारे चैप्टर में, मुझे आशा है कि तुम लोगों को शायद पता भी चल गया होगा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। नहीं तो फिर भी मैं एक बार तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ कि इस परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं सब MCQ प्रश्न होंगे, MCQ के प्रश्न होंगे। और ये तुम्हारा लेसन है या पाठ है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहला है बात अठन्नी की, दूसरा बड़े घर की बेटी है, तीसरा भेड़ और भेड़िए है, चौथा दो कलाकार हैं। एक बार फिर से देख लो, बात अठन्नी की, बड़े घर की बेटी, भेड़ और भेड़िए, दो कलाकार। ये 4 तुम्हारे गद्य से हैं और 4 ही उसी तरह से पद्य के हैं। पहला है तुम्हारा साखी, दूसरा मेघ आए जो कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, यही तुम्हारा लास्ट लेसन था जो है, और बाद बाकी तो मैं कई बार तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद है सूर के पद और चौथा है विनय के पद। तो एक बार फिर से सुन लो, साखी, मेघ आए, सूर के पद, विनय के पद। व्याकरण में तुम्हारा निबंध नहीं होगा, पत्र नहीं होगा, अनसीन पैसेज नहीं होगा। बाद बाकी जितना भी है तुम्हारा ICSE बोर्ड का जो है हिंदी ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जितने भी सारे हैं वे सभी तत्व तुम्हारे अंदर MCQ के प्रश्न बन सकते हैं और जो है बने भी हैं। तो इसलिए तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। वाक्य परिवर्तन है जो है तुम्हारा, वाक्य परिवर्तन जैसा कि तुम्हें मैंने 2-4 बार बताया भी था, दिया भी था, तुम लोगों ने भी बनाया, मुझे खुशी हुई। तो मैं आशा करता हूं कि तुम सभी
मेरी इन बातों पर ध्यान दोगे और थोड़ी सी पढ़ाई और अपना बढ़ा दोगे, क्योंकि यह तुम्हारा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है। काफ़ी दिनों के बाद परीक्षा होने वाली है तुम्हारी, और हमारा तुम्हारा एक साथ मिलन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, समझ लो हम लोगों का भी यही संबंध है स्थापित होने वाला। तो इस तरह से तुम लोग जो है अच्छे ढंग से पेपर को देखना। और हाँ, एक बात नोट ज़रूर करना कि 9:45 पे तुमको दे दिया जाएगा, लॉगिंग करोगे 9:45 से 10 बजे, 10 बजे तक तुम्हारा लॉगिंग्स है, और इसके बाद 11 बजे जहाँ ही हुआ तुम्हारा ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर के माध्यम से एग्ज़ाम होगा तुम्हारा। तो इसलिए ज़रा सा भी लेट मत होना तुम लोग। वासम पे इसी तरह से होगा तुम्हारा, 9:45 से लॉगिन होगा, 10 बजे तक लॉगिन कर सकते हो, और उसके बाद जो है 11 बजे तक तुम्हारा पेपर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन MCQ के होंगे, इसलिए तुम लोग ध्यान देना। परिभाषा के रूप में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। हाँ, परिभाषा को ही तुमको आंसर के रूप में देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बोल दिया गया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, मैंने ऑप्शन दिया उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तुम्हें जो सटीक लगता है, जो तुम सही समझो, उस पर तुम वहाँ पे अपना जो है ऑप्शन रहेगा जो है दाबने का, तो तुम अपना बना दोगे जैसा भी हो, और सभी संकेत कर देंगे तुमको। लेकिन सारे प्रश्न MCQ के होंगे। 1 to लोअर नर्सरी से अभी 8 क्लास तक का परीक्षा हुआ है, सफल परीक्षा हुआ है। सभी अध्यापकों को, हमारे जो जूनियर थे उनको हमारी तरफ से भी धन्यवाद है। तो इस तरह से तुम समझ लो कि तुम्हारे MCQ क्वेश्चन होंगे। 80 नंबर का प्रश्न होगा, 80 नंबर उस पर अंक होंगे, और उसमें 40 ठो प्रश्न होंगे। तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, और तुम उन दोनों 2-2 अंक के जितने भी प्रश्न हैं 40 ठो, थोड़ा सा समझदारी करोगे तो तुम्हें पूरे 80 के 80 अंक मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं बताया हूँ और तुम उसमें सफल होगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे अपना आज का वीडियो बंद करता हूँ, और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।